जब 2020 के रॉयल रंबल में ओटन एज को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर जब अगली रॉ पे एज का स्वागत संगीत चल रहा होता है तब ओटन आते हैं और सीधा उनको हक करते हैं और रेटेड आरकेओ वापस बनाने का बोलते हैं। सारी जनता यस यस कर रही होती है, लेकिन तभी वो आरकेओ लगा देते हैं और कौन चेयरटो भी लगा देते हैं। जनता शॉक हो जाती है कि ओटन ने ऐसा क्यों किया। अगले वीक मैट हार्डी उनको समझाने आते हैं तो उनको भी आरकेओ लगा के फिर कौन चेयरटो मार देते हैं। फिर उसके अगले हफ्ते टूटे हुए मैट हार्डी को कौन चेयरटो लगाते हैं, वो भी स्टील स्टेप पे। फिर बेथ फिनिक्स जो कि एज की वाइफ है, वो एज की मेडिकल कंडीशन बताने के लिए WWE में आती हैं। तभी वहाँ पे रैंडी ओटन भी आ जाते हैं। ओटन वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि एज को वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और वो ये नहीं चाहते कि एज फिर से फुल टाइमर बने WWE में, क्योंकि एज जब रेसलिंग करते हैं तो बहुत ओवर पुश करते हैं अपनी लिमिट्स को। इसी वजह से उनको कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है। अब ऐसी इंजरी उनको ना हो, इसीलिए एज को उन्होंने कौन चेयरटो मार के कुछ दिन के लिए घर पे बिठा दिया ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ये समझ सके कि वो क्या गलती करने जा रहे हैं। वहीं बेथ को भी ये बोलते हैं कि तुमको अपने बच्चे और अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जो तुम उसको ये सब करने से रोक नहीं रही हो। बेथ को गुस्सा आ जाता है और वो ओटन को थप्पड़ मार देती हैं। उसके बाद एक और थप्पड़ मार रही होती हैं, लेकिन ओटन उनको आरकेओ मार देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद MVP बोलते हैं कि वो एज के मैनेजर बनना चाहते हैं। एज थोड़ा कम फोकस रहते हैं, उनको फिर से टॉप गाय WWE का वो बनाना चाहते हैं और WWE चैंपियन बनाना चाहते हैं। तभी वहाँ एज आते हैं, MVP को साइड हटा के ओटन को बुलाने लगते हैं। MVP पीछे से खुसर खुसर करते हैं तो उनको स्पीयर भी मार देते हैं। तभी ओटन एकदम से उनको आरकेओ मारने आते हैं, लेकिन खुद आरकेओ खा लेते हैं एज से। फिर ओटन वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन MVP वहाँ फंस जाते हैं और एज का कौन चेयरटो खाते हैं, एक नहीं दो बार। वहीं दोस्तों एज और ओटन की रेटेड आरकेओ की स्टोरी की बात करूं तो उनकी स्टोरी 2006-07 में एकदम से रुक गई थी, क्योंकि उस टाइम पे स्मैकडाउन पे एज की जरूरत थी और ये पहला ऐसा ग्रुप बन गया था जिसका ब्रेकअप तो हुआ था, लेकिन इनकी ब्रेकअप स्टोरी को उतना उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो अब उसी चीज को वापस WWE लेके आई थी। वहीं फिर अगले वीक एज एक्सप्लेन करते हैं कि वो ओवर पुश करते हैं क्योंकि वो इस बिजनेस को बहुत प्यार करते हैं और ओटन इसी चीज से जेलस है कि एज ने अपनी लाइफ में मेहनत करके सब अचीव कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ओटन कुछ करते हैं तो उनको सब नेपो किड बोलते हैं। फिर एज ओटन से बदला लेने के लिए एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए उनको चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया में। वहीं फिर अगले वीक ओटन आके बोलते हैं कि वो जेलस नहीं है एज से, और जो लोग उनको नेपो किड बोलते हैं शायद उनको ये नहीं पता कि आरकेओ उन्होंने खुद बनाया था। लेजेंड किलर का टाइटल उन्होंने खुद बनाया था। अपने करियर के अंदर इतने ऊपर तक वो खुद की मेहनत से पहुंचे हैं और ये सारी चीज तो एज भी जानते हैं। वहीं फिर एज की बात कहते हैं कि एज ने अपने करियर में हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, चाहे मनी इन द बैंक को दो बार एक मरे पड़े ओपोनेंट पे कैश इन करना हो या फिर जनरल मैनेजर्स के साथ गपागप करना हो चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर एज इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अगर ओटन ने जरा सी अपने फादर की मदद ले ली तो उसमें गलत क्या है। फिर दोनों के बीच में रेसलमेनिया में एक बहुत ही खतरनाक मैच होता है, जहाँ पे एज कौन चेयरटो मार के मैच जीत तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओटन के लिए उनके दिल में हमदर्दी थी। फिर ओटन कहता है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच तो एज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एज ये छपरियों वाली फाइट में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रैंडी ओटन से अच्छे रेसलर नहीं है, इसीलिए वो उनको एक ट्रेडिशनल रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करते हैं बैकलैश में। फिर बैकलैश में दोनों का एक बहुत ही लॉन्ग मैच होता है, जहाँ ओटन आरकेओ पे आरकेओ मार रहे होते हैं, लेकिन हर आरकेओ पे एज किक कर देते हैं। इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर रैंडी ओटन अपने बहुत अच्छे दोस्त को भी पंट किक मार देते हैं और फिर एज को बोलते हैं कि अब घर पे बैठ के बढ़िया से छुट्टियां मना।